बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूँ उर्मिला और मैं हूँ इमरान नसर। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, आपके दिन का आगाज हो चुका है और हम ये उम्मीद करते हैं कि 2 घंटे आपके साथ हमारे अच्छे गुजरेंगे। अगर दिन का आगाज अच्छा नहीं हुआ तो कोशिश कीजिए, अच्छा करने की कोशिश कीजिए। थिंक पॉजिटिव एंड स्टार्ट द डे। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि आप वीकेंड के लिए तैयार होंगे। वीकेंड पे बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं। अच्छा, इस मौसम में भी आपको पता है शादियां हो रही हैं, गर्मी में मतलब आई डोंट नो, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि मुझे 2 शादियों के इनवाइट थे। दैट्स व्हाई आई वंडरिंग कितनी गर्मी में शादी कौन करता है। बट स्टिल जी, बहुत सारे लोगों के मसाइल होते हैं, किसी की समर वेकेशंस में लोग आए हुए हैं, कोई मामलात होते हैं। सो अगर आपकी शादी वाला वीकेंड आने वाला है तो हैप्पी वेडिंग वीकेंड, इस तरह का कुछ कह सकते हैं। छुट्टियां, शादी जहाँ पे जहन में आती है वहाँ पे छुट्टियां जहन में आती हैं। तो रवां बरस जो बरतानिया है यहाँ पे काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं, आपको पता है। और यहाँ पे चूँकि माशी तब्दीलियाँ आ रही हैं, बहुत सारे मसाइल, और ख़ास तौर पे कोविड के बाद लोग काम नहीं करना चाहते। इन सारे मसाइल का हल तलाश करने के लिए गुज़िश्ता बरस 61 कंपनीज में से मुलाजमीन को हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी देने का एक तजुर्बा शुरू किया गया था। इसके मस्बत नताइज आए। माहिरीन इक़्तिसादियात इसमें अब दिलचस्पी ले रहे हैं कि ये एक रूटीन बना दी जाए। उस रूटीन में जो 3 छुट्टियाँ हैं वीक में वो दे दी जाए। वैसे कितना अच्छा है ना, वैसे ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने बेसिकली ये टेस्ट रन के तौर पे इस चीज को स्टार्ट किया था कि हफ्ते में 3 दिन छुट्टियां दी जाएंगी। कोविड के बाद से कुछ चेंजेस आए थे क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का मामला था, बहुत सारे लोग घरों से काम कर रहे थे। 56 कंपनीज ने जी इस मॉडल को मुस्तकिल तौर पर अपना लिया है और ट्रायल का आगाज करने वाली तंजीम के मुताबिक तजर्बे से जाहिर होता है कि मुलाजमीन को हफ्ते में 3 छुट्टियां देने से इनकी जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं वो बेहतर होती हैं। इसी वजह से इस मॉडल को अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया और हफ्ते में 3 छुट्टियां दे दी गई हैं। सो इट्स इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पाकिस्तान में हो या ना हो, लोग दफ्तर जाते हैं, काम कम ही करते हैं वैसे, लेकिन ये तो ना कई काम करते हैं, जहाँ पे लोग काम करते हैं वहाँ पे, क्योंकि जब भी देखो छुट्टियों का कॉन्सेप्ट आता है ना तो हम मुलाजमीन की बात करते हैं। सो खैर चले, हम किसी के ऊपर तनकीद नहीं करते, लेकिन कंपैरेटिवली इट्स एन ईजियर मॉडल फॉर द पीपल कि यार हफ्ते में 3 छुट्टियां हो जाए तो आपका वीकेंड 3 दिन के ऊपर। यूरोप के अंदर जो वर्क कॉन्सेप्ट है वर्क फ्रॉम होम का, वो बहुत ज्यादा है उनके यहाँ। अगर वैसे जॉब्स हैं तो दूसरी जगह पे वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी और अब कोविड के बाद तो मैंने कहा लोग काम करना नहीं चाहते। ये बहुत ज्यादा मसाइल चल रहे हैं, अब जबरदस्ती लोगों को खींच के दफातर में लाया जा रहा है। इंग्लैंड अमेरिका वगैरह में ये हो रहा है। अच्छा जी, पाक ईरान दोस्ती के जिक्र कर लेते हैं बिल्कुल आगाज में, चूंकि पाक ईरान दोस्ती के एक नए बाब का आगाज हुआ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने दोनों ममालिक के माबैन तिजारत के फरोग के लिए कल पाक ईरान सरहद पर एक मार्केट का इफ्तिताह किया। वजीर आजम और ईरानी सदर की एक मुलाकात भी हुई। इसमें जो पाक ईरान ताउन है, जो तिजारती मामलात हैं, उसमें मजीद फरोग और बेहतरी लाने पर बातचीत की गई है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जो बॉर्डर मार्केट है, इसके क़याम से सरहद की दोनों जानिब लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे और स्मगलिंग की रोकथाम भी की जा सकेगी। बिल्कुल, दोनों सरबराहान ने जो इस हवाले से बात की है, जो ट्रांसमिशन, बिजली की ट्रांसमिशन लाइन का भी इफ्तिताह किया है, रिकॉर्ड मुद्दत उस हवाले से भी बात की गई है। ये सारी चीज़ अच्छी डेवलपमेंट है और इससे तकमील से जो एक कोलैबोरेशन है दोनों ममालिक के दरमियान, वो बहुत बेहतर होगा। जी, उम्मीद करते हैं कि बेहतरी की जानिब जाएंगे, मसले नहीं होंगे। मसले भी हो जाते हैं ना ईरान के साथ, अक्सर ताल्लुकात जो बेहतर होते हैं। खैर, इस पर बात करेंगे। फिर वक्त हम नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबर पर और देखते हैं सियासत में क्या चल रहा है। सियासत हो रही है मुल्क में, भरपूर हो रही है, लेकिन मुल्क जमूद का शिकार है। अवामी मुसलसल जो मसाइल हैं वो नज़रअंदाज हो रहे हैं। मुखालिफिन को कुचलने में हुकूमत मसरूफ़ है, मुखालिफिन तनकीद में मसरूफ़ हैं, पकड़ थकड़ जारी है। और PTI रहनुमा एक मुकदमे में ज़मानत लेते हैं, दूसरे में पकड़े जाते हैं। कल तो अदालत ने भी कह दिया कि रियासत के पास 100 तरीके हैं हमारे फैसलों के ऊपर उज़्र तराशने के। तो आज वैसे इंपॉर्टेंट डे है, चूँकि आज अदालत ने कहा था कि हम अटॉर्नी जनरल को बुलाएंगे और पूछेंगे कि इसका क्या हल है। चूँकि अब अदालत को भी नज़र आ रहा है कि उनका फैसला जो ज़मानत का है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन तो होती है, लेकिन उसके बाद एक और मुकदमा आ जाता है और ये मुकदमा दर मुकदमा, वो किसी शायर ने कहा था ना, एक और मौज का सामना था सैफ मुझे, कुछ इस तरह से, तो एक और मुकदमे का सामना था सैफ मुझे, मैं एक मुकदमे से निकला। तो मैंने देखा ऐसी सूरत हाल चल रही है। ये सूरत हाल तो है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में सिर्फ हुकूमत की एक मासूम सी ख्वाहिश है कि किसी तरह इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए और PTI पे पाबंदी लगा दी जाए, ताकि आइंदा का जो इलेक्शन है उसमें खुला मैदान मिल सके, ओपन फील्ड मिल सके। ज़मान पाक में जी मुबैना दहशत गर्दियों की हवालगी की डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है।
इस वक्त इतराफ में आने जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस हाई अलर्ट पर है, किसी भी वक्त ऑपरेशन के हवाले से खबरें आ सकती हैं। 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ जो कहले ज़ेर ताब है और इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अंदर मुखालफत बहुत बढ़ चुकी है। पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से 9 मई के वाकयात की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की जा रही है और शरपसंदों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा किया जा रहा है। यहाँ तक कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने भी इमरान खान के बयानी के बरखिलाफ वाकयात की मजम्मत की और कहा कि इमरान खान को मशवरा दिया है कि उन्हें 9 मई के वाकयात की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए। दूसरी जानिब पीटीआई बयानिया के खिलाफ पार्टी के अंदर आवाज बुलंद हो रही है। मुश्किल और ये जो नाजुक सूरत हाल है, इसमें कप्तान की विकेटें खिजा के पत्तों की तरह झड़ रही हैं। पार्टी छोड़ने का सिलसिला कराची से महमूद मौलवी साहब से शुरू हुआ और उसके बाद जवाब में जनूबी पंजाब हो, अटक हो, कोयटा तक पहुंचा ये सिलसिला। जनूबी पंजाब के 9 साबिक अरकान असम्बली ने 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत करते हुए पीटीआई के बयानी को दुश्मन मुल्क का एजेंडा करार दिया और इमरान खान साहब से बगावत का ऐलान कर दिया। बिलियन ट्री मंसूबे के सरबरा जो कि फ्लैगशिप मंसूबा था, मोहम्मद अमीन असलम, इन्होंने भी पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया। अटक से इनका ताल्लुक है। इसके अलावा जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के डॉक्टर अमजद, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इत्तलात ये भी है कि आइंदा दिनों में मजीद जो तहरीक इंसाफ के इलेक्टेबल्स हैं वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। ताहम परवेज़ खटक और अली जैदी के बारे में जो बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी, कैटेगोरिकली दोनों ने कहा है कि हम नहीं छोड़ रहे जी। और जो खटक साहब हैं उन्होंने तो कल ये भी कह दिया कि अगर पार्टी पर पाबंदी लगी तो नए नाम से हम सियासत करेंगे, नए नाम से हम पॉलिटिक्स करेंगे। इस वक्त कामरान यूसुफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं, उनसे ज़रा राय लेते हैं इसी के ऊपर। कामरान सुबह खैर, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बिल्कुल खैरियत से। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। इस वक्त ये जो अरमला ने थोड़ी शायराना इस्तिलाह इस्तेमाल की कि खिजां के पत्तों की तरह विकटें झड़ रही हैं खान साहब की, मुझे ऐसा लगता है कि हिस्ट्री इज जस्ट रिपीटिंग इटसेल्फ। अब से कुछ अर्सा पहले जिस तरह बयानात बीमारियों के ऊपर तहरीक इंसाफ के रहनुमा देते थे, व्हील चेयर्स पर तनकीद करते थे, स्ट्रेचर्स के ऊपर, वो सारे मनाजिर इसी तरह से विकटें पहले नून लीग और पीपीपी की गिरती थी, अब तहरीक इंसाफ की गिर रही हैं। तो ऐसा लगता है कि एक फिल्म है जो कि रिवाइंड हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में 75 इयर्स में एक ही स्क्रिप्ट है और लगता है कि वही स्क्रिप्ट जो है, बस जो किरदार हैं वो बदलते रहते हैं, मतलब नाम बदलते रहते हैं, लेकिन बाकी चीजें जो हैं वो बिल्कुल ठीक होती हैं। और इसमें आई थिंक जो कासिम सूरी साहब हैं पीटीआई के जो लीडर हैं, उन्होंने खुद ही कह दिया, बल्कि एक लिहाज से, मेरे लिहाज से तो उन्होंने एतराफ भी किया। उन्होंने कहा कि वो लोग जो पीटीआई के अंदर डेपुटेशन पे आए हुए थे, अब वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में उनको दोबारा रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। वो खुद भी एतराफ कर रहे हैं कि इसका मतलब है कि पीटीआई को माजी में एस्टेब्लिशमेंट की भरपूर जो है वो हिमायत रही, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं वो बड़े नाराज होते हैं कि जब उनसे ये कहा जाए, क्योंकि अब अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात खराब हैं, तो माजी में उन्हीं के कंधों पे चढ़कर उनको वजारत मिली, उन्हीं के कंधों पे चढ़कर उनको इक्तदार मिला, लेकिन इस बात से वो अग्री नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, जो 2018 के इंतखाबात थे वो तो इमरान खान साहब अपने बलबूते के ऊपर, वो तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वो लीडर थे, उसमें एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। हालांकि एक लंबी डिबेट है, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर एक कहते हैं कि एक विशियस साइकिल है, हम उसी के गिर्द घूम रहे हैं। कभी कोई जमात ज़ेरे अताब आती है और कभी कोई दूसरी जमात जो ज़ेरे अताब आती है। इट अपीयर्स कि कुछ पाकिस्तान के अंदर बदला नहीं है, कुछ नहीं बदला। अच्छा कामरान, दूसरी जानिब ये जो 9 मई के वाकयात के हवाले से अब तहरीक इंसाफ का पहले दिन से बड़ा स्टांस था और मुजम्मत, हम सब ये मीडिया हाउसेस में भी, हम टीवी चैनल्स पे भी देखते कि लोग कह रहे थे कि मुजम्मत नहीं की गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता फवाद चौधरी साहब ने मजम्मत की, फिर दीगर रहनुमाओं ने मजम्मत की और अब कल सदर आरिफ अलवी ने भी एक इंटरव्यू दिया और उसके अंदर भी उन्होंने इन वाकयात की मजम्मत की। लेकिन इमरान खान साहब की जानिब से इन वाकयात की कोई मजम्मत सामने नहीं आई, जो ऑब्वियसली एक पार्टी चेयरमैन है, उनकी जानिब से अगर ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि पार्टी का स्टांस तो मजम्मती नहीं है इस हवाले से। हाउ डू यू सी कि ये पार्टी के अंदर से एक जो बयानिया है उसकी नफी करते हुए दीगर जो रहनुमा है वो इस हवाले से खुलकर अपना स्टांस अपना रहे हैं? क्या ये सिर्फ प्रेशर है या वाकई इसको जो कहने मजम्मत की जा रही है इन वाकयात की? आई थिंक दोनों चीजें हैं। दबाव बिल्कुल है, क्योंकि जितना भी आपका इख्तलाफ किसी के साथ भी हो,
आई थिंक जो 9 मई को वाकयात हुए उसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई किया नहीं जा सकता। तो डेफिनेटली आई थिंक एक दबाव अदरवाइज भी है, और ये भी जो भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो ये भी जानते हैं कि इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती। बेशक आपके कितने मर्जी ग्रीवेंसेज हों एस्टेब्लिशमेंट की तो उसमें एक्सप्लिसिटली तो नहीं, लेकिन कम से कम उन्होंने ये इनडायरेक्टली जरूर इनकी मजम्मत की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोर कमांडर की रिहाइश गाह पर हमला हो और मैं उसकी मजम्मत ना करूं। मतलब एक्सप्लिसिटली वो होता है ना कि विदाउट एनी क्वालिफिकेशन जो है वो कंडेम करे, वो उसको कंडेम नहीं कर रहे, और अभी भी वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कि 9 मई के वाकयात कैसे हुए। और वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ वो इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो खुद ही ये बता रहे हैं कि वो इंक्वायरी से पहले ये बता सकते हैं कि अगर शफाफ इंक्वायरी होती है तो अवाम को खुद पता चल जाएगा कि 9 मई के जो वाकयात हुए वो एक साजिश के तहत और एक प्लानिंग के तहत हुए। मतलब वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो भी वाकयात हुए उसमें इमरान खान के और पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं वो शामिल थे। हालांकि जैसे फवाद चौधरी साहब ने एक लिहाज से एतराफ किया कि अगर पीटीआई के लोग भी उसमें शामिल हैं तो उनको सजाएं होनी चाहिए। सेनेटर वलीद इकबाल ने यहां तक कहा कि जो कोर कमांडर लाहौर की जो रेजिडेंस में कुछ जो चेहरे उनको नजर आए वो यकीनी तौर पर पीटीआई के एक्टिविस्ट और वर्कर्स थे। जब उनके अपने लोग ये कह रहे हैं तो शायद इमरान खान अभी भी ये समझते हैं कि जो कुछ हुआ वो एक कॉन्स्पिरेसी थी और वो इस बात पर तो आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने मजम्मत की भी है तो मजम्मत बाद मुरम्मत हुई है, अदरवाइज मजम्मत नहीं हो रही। दूसरी जानब कामरान, बैनुल अक़वामी के ऊपर तहरीक इंसाफ का ये बयानिया रहा है और वो एंटी अमेरिकन नैरेटिव रहा है, जिसकी बेस पर उन्होंने कहा, आपको याद होगा कि हमारी हुकूमत अमेरिका ने हटाई। कल 60 सेनेटर्स ने सेक्रेटरी ब्लिंकन को लिख दिया कि ये जो ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और हुकूमत की जानिब से मुखालिफिन को दबाया जा रहा है, इस पर तहकीक करें, इस मामले को उठाएं। तो वो अमेरिकन सपोर्ट, चाहे वो मीडिया की कॉन्टेक्स्ट में हो, आप खुद भी बैनुल अक़वामी मीडिया से मुंसलिक हैं, आप जानते हैं, या फिर अगर पार्लिमानी सतह के ऊपर हो, तो तमाम प्लेटफॉर्म्स तो इमरान खान के लिए एक्टिव है। आई मीन इमरान खान को भरपूर मदद मिल रही है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तो आपको लगता है कि ये जो इससे पहले नैरेटिव था वो महज नैरेटिव ही था? असल में तो बैनुल अक़वामी कम्युनिटी इमरान खान को चाहती है कि वो दोबारा आए, या फिर उनको कम से कम इस तरीके से अकाउंटेबल ना किया जाए किसी चीज़ के लिए। आई थिंक दो चीज़ों में हमें एक डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत है। देखें, अमेरिका का जो सिस्टम है ना, वो इस तरह का है कि अगर आप जैसे लॉबिंग फर्म है या अच्छी तरह से लॉबी करते हैं तो कांग्रेस के अरकान को आप कन्विंस कर सकते हैं। वो खत लिखना किसी भी मामले के ऊपर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये जो खत लिखा गया है जो बाई पार्टिजन, कोई गालिबन 66 बोथ डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन को लिखा है। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि इमरान खान की अमेरिका के अंदर जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उन वोट बेस है और वो कई अरसे से लॉबी कर रहे हैं। कई ऐसे लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी अमेरिकन हैं वो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी की फंडिंग भी करते हैं। तो जब आप ऐसे करते हो तो जाहिर है कि आपका एक इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन डिस्टिंक्शन करना बहुत जरूरी है कि क्या किसी कुछ सेनेटर्स के या कुछ अरकाने जो कांग्रेस हैं उनके खत लिखने से क्या जो हुकूमती मौकफ है या अमरीकी जो इंतजामिया है वो सेम है? आई थिंक ऐसा नहीं है। वहां पर खत तो कोई भी लिख सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन या बाइडेन इंतजामिया इस बात से इत्तफाक करती है। मेरा ख्याल में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए आई थिंक इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक हाईलाइट भी करती है कि जो तहरीक इंसाफ की आप एक डबल स्टैंडर्ड कह लें कि एक तरफ अगर यही काम आई थिंक किसी और पाकिस्तान की जमात ने किया होता तो उन पर ये फौरन काम लगाते कि देखें ये अमेरिका के गुलाम हैं। क्योंकि अमेरिका, इमरान खान साहब हमेशा बात कहते रहे हैं कि जो पाकिस्तान के फैसले हैं वो पाकिस्तान के अंदर होने चाहिए, अमेरिका के कहने पे डिक्टेशन के ऊपर नहीं होने चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम वो ये भी फिर इसका मतलब है कि इस लॉबिंग के जरिए जो भी उनकी जमात, जो भी उनके लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि दबाव डाला जाए पाकिस्तान के ऊपर थ्रू अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, वो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि यस पाकिस्तान के अंदर जो है अगर कोई तब्दीली होनी है, जो फैसले होने हैं वो अमेरिका के बगैर, मगरिब के बगैर हो नहीं सकते। तो ये दोनों चीजें जो है ना वो सही नहीं हो सकती एट द सेम टाइम। तो थोड़ा एक कंफ्यूजिंग, मेरे ख्याल में थोड़ा सा नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग इमरान खान साहब की पॉलिसी रही है। एट टाइम्स वो एक बात करते हैं और फिर अपनी बात को मेरे ख्याल में वो कंट्राडिक्ट कर लेते हैं। लेकिन
में वी शुड नॉट रीड टू मच इनटू इट के कुछ अरकान कांग्रेस का खत लिख देने से अमेरिकी इंतजामिया की पॉलिसी चेंज हो जाएगी। आई थिंक ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब कामरान, ये जो सारी सूरत हाल है, इस टॉपिक से रिलेटेड ये आखिरी सवाल ही होगा कि क्या सोल्यूशन है? अब जिस तरह से हुकूमत बड़ी मुतहरिक है और फौजी क़यादत भी हमारे जो तमाम तर मामलात है उस पर कह रहे हैं कि जो 9 मई को तमाम तर चीज़ें हुई हैं इसमें जो शरपसंद अनासर थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब जो सज़ा मिलने का प्रोसेस है और जिस तरह से एक कयास को इससे रिलेट किया जा रहा है जो मौजूदा सूरत हाल में, अब जमान पाक में फिर ऑपरेशन के हवाले से बात हो रही है, 8 दहशतगर्द वो कह रहे हैं जी हमने गिरफ्तार कर लिए। सो ये सोल्यूशन की जानिब जाता है आपको नजर आ रहा है मामला, या इसी तरह से हुकूमत आपस में और ऑपोजिशन आपस में लड़ झगड़ के ये मामला इसी तरह से बिगाड़ की तरफ लेके जाएगी? आई थिंक इमीडिएटली तो ये नहीं लग रहा कि मामला जो हैं किसी सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, बट इन द लॉन्ग रन आई थिंक जितना भी आप लड़ रहे हैं मेरे ख्याल में हमारे पास ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि कोई वे आउट इसका निकालना पड़ेगा। और इसमें 2 चीजें आई थिंक इंपॉर्टेंट हैं। ये अदराक शायद पाकिस्तान की जो भी फैसला साज है उनको है भी, एक कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में जहां जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस थे, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात चलाने की बात की थी, तो साथ ही एक जो पैराग्राफ था वो तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात की भी बात की गई। और इसी नुक्ते नजर को फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें इंडोर्स भी किया गया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के फैसला साज हैं उनको इस बात का अदराक भी है कि जितनी मर्जी टेंशन हो, एट द एंड ऑफ द डे कोई उसका वे आउट निकालना है। लेकिन इमीडिएटली मुझे वो वे आउट होता निकलता नजर नहीं आ रहा। लगता ये है कि आइंदा आने वाले हफ्तों में, दिनों में शायद हालात जो हैं वो मजीद खराब होंगे और लेकिन इवेंचुअली जो हल है वो तमाम वीकेंड को मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना। एक बात और भी सोशल मीडिया पे बहुत हो रही है, आई एम श्योर यू बीन थ्रू। इमरान खान की सिर्फ पॉलिटिक्स पे तनकीद नहीं हो रही है कि इमरान खान की पॉलिटिक्स इस नहज पे पहुंच गई कि वो एक तखरीबकारी वाली तहरीक बन गई, जैसे कि एक मौक़िफ़ इस वक्त हुकूमत अपना रही है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की पॉलिटिक्स को तक़वियत मिली तो उसमें भी पीछे कुछ किरदार थे, उनका ताल्लुक भी मुख्तलिफ इदारों से भी था, जुडिशरी से भी था। तो कुछ लोग ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि अगर एक सियासतदान को, और हर बार सियासतदान को ही इंसाफ के कटहरे में क्यों लाया जाता है, क्या वो लोग, क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए जो कि कन्फेस कर चुके हैं मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर कि दे हैव बीन सपोर्टिंग हिम एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको क्या लगता है, बीइंग एनालिस्ट, आप इस सूरत हाल को कैसे देखते हैं? क्या ये फिर इंसाफ होगा अगर वंस अगेन एक सियासतदान जो कि मकबूल हैं उनसे जो गलतियां हुई हैं उसकी वो सजा भुगतें और जो उनको कहीं ना कहीं आउट ऑफ द वे सपोर्ट करते रहे हैं उनको ना पूछा जाए? हाउ यू सी दिस? आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम जब इस तरह की बात करते हैं तो शायद ये जो कुछ हमें सामने नजर आ रहा है ये तो सिम्टम्स हैं और रूट कॉज की हम बात नहीं करते। और रूट कॉज ये इट इज अ फैक्ट कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब को जो इक़्तिदार में आने में उनको फैसिलिटेट किया और बहुत अरसे से प्रोजेक्ट इमरान खान होती थी। तो यकीनी तौर पर अगर आज इमरान खान बुरे हैं और आज एक्सपेरिमेंट का लिहाजा है वो पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है, तो कम अज कम उन किरदारों को भी, अगर इमरान खान साहब को या उनके साथ जो लोग हैं सजा देनी है तो उन किरदारों को भी जरूर कटहरे में लाना चाहिए कि जिसकी वजह से ये बार बार के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हम करते हैं और एक ही एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो फिर नाकाम होता है। तो अगर इंसाफ का तकाजा तो यही है कि तमाम के लिए फिर ये एक ही मैच चाहिए। ठीक है कमरान, बिल्कुल लास्ट मिनट है हमारे पास, लास्ट मिनट है। मैं कल बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, पीएम शहबाज गए हुए थे सरहद के ऊपर और ईरानी सदर भी वहाँ पे थे नए ब्लॉक को लेते हुए, जिसमें अब पाकिस्तान ऐसा लगता है जो कि IMF से हमारी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं, तो हम फुल फ्लेज लगता है कि पाकिस्तान जो एंगल है वो अपना शो कर रहा है इस वक्त किस जानिब जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को, इंटरनेशनल यूनियन की जो हो रही है, खासतौर पर रीजनल ये जो डेवलपमेंट है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? आई थिंक ये चीज़ थोड़ा अंडरस्टैंड करने वाली कि ये जो दोनों अतराफ ये जो मार्केट बनाने का कॉन्सेप्ट है 2012 से ये पहली दफ़ा कंसीव किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से इसमें फिर डिले होते रहे, लेकिन अब ये बाकायदा तौर पर आगाज हुआ है। इट्स अ पॉजिटिव साइन। इसका मतलब एक ये भी है कि जिस तरह ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो मफाहमत हुई है उसका लाभ तौर पर बहुत से ऐसे मंसूबे जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान पहले पाया तकमील को नहीं पहुंच रहे थे, तो अब उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, विच इज अ गुड स्टेप। क्योंकि ये बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान का एक मसला ये भी है कि हमारे, अगर आप खित्ते में देखें सिवाय चीन के, बाकी जितने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं हमारे वन वे और दी अदर एक ट्रबल्ड रिलेशनशिप रहे हैं और विदाउट हैविंग पीसफुल नेबरहुड आप ग्रो नहीं कर सकते। तो दिस इज अ गुड स्टेप कि अगर ईरान के साथ ये जो ट्रेड एंड कमर्शियल टाइज बढ़ती हैं और इसमें फर्दर और हमारी गैस पाइपलाइन पे भी डेवलपमेंट हो सकती है। अब
जो एक बहुत अरसे से एक पेंडिंग है सिलसिला से लटका हुआ है। मेरे ख्याल में 2014 में शायद उससे पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, ये मंसूबा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ फियर ऑफ यूएस सैंक्शंस। लेकिन अगर हालात आगे बढ़ते हैं और हालात साजगार होते हैं कि जब पाकिस्तान जो आप ब्लॉक की बात कर रहे हैं, चीन और बाकी जो और फिर ईरान और सऊदी अरब की मफाहमत आगे बढ़ती है, क्योंकि सऊदी अरब के भी बहुत से कंसर्न्स थे, तो ये मुमकिन हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ immediately I don't think so it is happening। ठीक हो गया, थैंक यू मच। कामरान यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट हमाकत की नफ्सियात, जिसमें आज बात हो रही है द एंकरिंग इफेक्ट के हवाले से। देखते हैं आज का सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ स्टुपिडिटी, यानी हमाकत की नफ्सियात। हमाकत की नफ्सियात की अगर आप ये पूरी सीरीज़ देखें और उसके बाद अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस करें तो मेरी तरह शायद आप भी ये कहने में हक बजानिब होंगे कि तमाम अक्ल और तमाम इस हवाले से पूरी महारत होने के बावजूद, जो कि इंसान को ख़ुद यही गुमान होता है कि वो मुकम्मल तौर पे अकली फ़ैसले कर रहा है, उसके बावजूद हमारी ज़िंदगी के बेशतर फ़ैसले गैर अकली होते हैं, मुतासिबाना होते हैं और हम हर वक्त किसी न किसी तासुब का ज़रूर शिकार रहते हैं और हमारे जो फ़ैसले हैं वो इन्हीं तासुबात पर मबनी होने की वजह से गैर अकली फ़ैसले कहलाते हैं। इस हवाले से हम कई अकली तासुबात का पहले जिक्र कर चुके हैं और आज जिसका जिक्र करेंगे उसका नाम है एंकरिंग इफेक्ट। और जब हम इन तासुबात की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आम आदमी जो है वो इस तासुब का शिकार होने की वजह से गैर अकली फ़ैसले करता है। इसमें जजेस भी होते हैं जो कि गैर अकली फ़ैसले करते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेसी हो सकती है, इसमें गवर्नमेंट हो सकती है, इसमें कई डिसाइसिव पोजीशंस पे जो लोग होते हैं वो इस तरह के गैर अकली फ़ैसले करते हैं। इसमें स्पोर्ट्स हो सकती है। इसमें आप जब किसी जनरल स्टोर पे जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए तो एज अ कस्टमर आप इसके शिकार होते हैं। बहुत सारे एंगल्स होते हैं और ये तासुब जो है और ये तासुबात जो है ये इसी तरह फैले होते हैं। लेकिन मसला ये है कि हम उनको रिकग्नाइज़ नहीं करते और जब हम रिकग्नाइज़ नहीं करते तो हम धोखा भी खाते हैं और हम गैर अकली फ़ैसला भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो एंकरिंग इफेक्ट है, तो एंकरिंग इफेक्ट सबसे पहले तो होता क्या है, आप इस तरह इसको लीजिए जैसे मैं एक राइटर हूँ और मैं अपनी किताब को बेचना चाहता हूँ। सो मैं अपनी किताब को बेचने के लिए कि ये धड़ाधड़ बिके, मैं एक इश्तहार लगाता हूँ ऑनलाइन इंटरनेट पे और मैं कहता हूँ कि मैं एक कोर्स पढ़ाना चाहता हूँ। ये कोर्स है जो कि बहुत ही कमाल कोर्स है साइकोलॉजी में, और ये जो कोर्स है अगर आप ऑनलाइन मुझसे सीखेंगे या मैं ऑनलाइन आपको ये कोर्स जब पढ़ाऊँगा तो इसकी जो फ़ीस है ये 8,000 रुपये है। और उसके साथ उसकी जो आगे इन्फॉर्मेशन है वो मैं ये देता हूँ कि इस पूरे कोर्स को मैंने अपनी किताब के अंदर समो दिया है और ये जो किताब है ये 300 रुपये की है। सो अगर मैं सिर्फ 300 रुपये की किताब का इश्तहार लगाऊंगा तो हो सकता है कि वो किसी फ़र्द को 300 बहुत ज़्यादा लगे, लेकिन उससे पहले अगर मैं ये कह दूं कि 8,000 का ये कोर्स है तो उसके बाद वो जो 300 है वो कम लगेगा। सो एंकरिंग पॉइंट इसमें क्या है, 7,000, वो जो मैंने पहले अमाउंट बताई है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि ये तो किताब बेचने की बात हो गई, अगर मैं वो कोर्स बेचना चाहूँ मिसाल के तौर पे वो 7,000 जिस तरह मैंने आपको बताया तो वो मैं कैसे बेच सकता हूँ, वो बहुत आसानी से बेच सकता हूँ। मैं ये कह सकता हूँ कि ये कोर्स ऑनलाइन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये 7,000 का है, लेकिन ये 7,000 की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ये कोर्सेज़ करवाती हैं, अगर वहाँ से आप ये कोर्स करते हैं तो आपको तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख जो है आपकी फ़ीस होगी। और उसके बाद मैं कहता हूँ ये कोर्स अगर मैं कराऊँगा तो ये पूरा कंटेंट उसी तरह कवर करूँगा और ये सिर्फ 7,000 में है। तो अब आपका एंकरिंग पॉइंट क्या होगा, वो 1.5 लाख से पौने 2 लाख वाली अमाउंट, और उसके मुकाबले में 7,000 बहुत छोटी लग रही है। अगर एक खातून जाती हैं अपने शोहर के साथ और वो कोई ड्रेस लेना चाहती हैं जिसकी कीमत है 5,000 रुपये, जो कि उनके शोहर के जो जमा तफरीक है उससे थोड़ा बाहर है, तो वो 5,000 का वो कैसे ले सकती हैं सूट, बहुत आसानी के साथ। वो पहले अपने शोहर के साथ जाएं, उनको बताएं कि ये भी मुझे पसंद है और ये बड़ा अच्छा बहुत अच्छा सूट है,
अच्छा इसकी प्राइस जो है वो 20,000 है, हाँ 20,000 ये थोड़ी ज़्यादा है, आगे 20-25-30,000 के 4-5 सूट दिखाने के बाद अपने पसंद की सूट की जानिब ले जाएं और ये फिर मैं ये ले लेती हूँ, ये 5,000 का है। तो वो जो 20-25,000 में एंकरिंग पॉइंट है, उसके बाद वो शोहर जो है वो बहुत खुशअस्लूबी के साथ अपनी बीवी को वो वाला सूट जो 5,000 का है वो दिलवा देंगे और उनको कोई ऐसा एहसास भी नहीं होगा कि मैं को बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर बैठा हूँ। सो जो एंकरिंग पॉइंट है ये हर जगह पे काम कर रहा होता है। बहुत सारी स्टडीज़ जो हैं वो जो कि अदलिया के हवाले से हैं, जुडिशरी के हवाले से, वो हमें बताती हैं कि जजेस पे ये कैसे असरअंदाज होता है और वो उनके फैसलों पे एंकरिंग पॉइंट जो है वो किस तरह असरअंदाज होता है। बहुत सारी जो मार्केटिंग कंपनीज़ हैं वो बाकायदा किस तरीके से इन चीज़ों से फ़ायदा उठाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर लें तो आपको एक इश्तार के अंदर ऊपर अगर लिखा हो कि 400 रुपीज़ किसी चीज़ की कीमत है और उसके ऊपर एक क्रॉस का निशान लगाओ कि ये अब नहीं है और नीचे 100 आप लिख दें तो वो 100 बुरा नहीं लगेगा। हो सकता है कि वो चीज़ मुमकिन है कि मार्केट से 70 रुपए की मिलती हो या 60 रुपए की मिलती हो, लेकिन जब आप ऑनलाइन वो जो रिप्रेजेंटेशन है उस इश्तहार की तो वो उसमें वो 100 रुपये आपको इसलिए बुरा नहीं लगेगा क्योंकि उसके ऊपर एक लिखा हुआ है 400 और उसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, तो आपका एंकरिंग पॉइंट जो है वो 400 को देखता है, यानी आपका वो पॉइंट हो गया और उसके आप उसके मुकाबले में आप जब कंपेयर करते हैं तो 100 यकीनन बड़ी अमाउंट नहीं लगती। दुनिया भर में जितने भी मेगा सुपर स्टोर्स होते हैं वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जो चीज़ बेचना मकसूद है उसको हाई प्राइसेस के जो शेल्फ्स हैं उनसे आगे रखा जाए ताकि जब कस्टमर जो है वो पहले जो उसका एंकरिंग पॉइंट है वो जो हाई प्राइस है वो बन जाए और उसके बाद जिस चीज़ को बेचना मकसूद है उसको आगे रख दिया जाए। अब यहाँ में सवाल ये पैदा होता है कि ये अगर एंकरिंग पॉइंट के इस तरह के इफेक्ट्स होते हैं और हमारी जो शॉपिंग की और हमारी जितनी भी आदत हैं उन पर इस कदर असरअंदाज होते हैं तो इनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। इसका हल ये है कि सेट योर ओन एंकर पॉइंट, अपना एंकर पॉइंट घर से सेट करके जाए। जब आप अपना एंकर पॉइंट सेट करके जाएंगे तो जिस मार्केट में जा रहे हैं, चाहे वो सुपर स्टोर जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी जगह पे कोई किताबें लेने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो ये जो भरमार होती है बाहर एंकरिंग पॉइंट को शिफ्टिंग की, वो चाहे ऑनलाइन शॉपिंग में है चाहे वो आप मार्केट में चले जाते हैं, हर जगह पे होती है कि जो एक्चुअल प्राइस जो है ये है लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस इस तरह रख के, तो हर जगह पे आप इसके शिकार होते हैं। इसका सिर्फ एक हल है कि आप जो एंकर पॉइंट है अपना वो सेट करके जाएं और उस पर बहुत ऑब्जेक्टिवली काम करें, ऑब्जेक्टिविटी के साथ। ऑब्जेक्टिविटी से मुराद ये है कि उसमें इमोशंस को किसी सूरत ना आने दें, क्योंकि जब आप किसी स्टोर में जाते हैं तो उसमें कलर्स भी हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लाइट के इफेक्ट्स होते हैं, वो जो आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करते हैं। तो अगर आप बहुत ऑब्जेक्टिविटी के साथ जाएंगे और अपने एंकर पॉइंट के साथ जाएंगे तो फिर जो एंकरिंग पॉइंट का या जो एंकरिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी में, फिर आप इसका शिकार नहीं होंगे और आपका जो फैसला है वो अक्ली होगा। और अगर आप ये जानना चाहें कि एंकरिंग इफेक्ट किस तरह काम करता है, किस बुरी तरह अफेक्ट करता है, तो कोई ऐसी स्टडी का इनेकाद कीजिए, कोई ऐसी स्टडी कंडक्ट कीजिए कि जितने अफराद किसी बड़े स्टोर की जानिब जा रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चनर, कोई ऐसा मैकेनिज़्म जिससे आइडिया हो कि वो क्या लेने जा रहे हैं। यकीन कीजिए कि वो अपने जहन में 10 से 15 या 13 या 14 या 20 चीज़ें लेने जा रहे होंगे, लेकिन उन्हीं अफराद को जब आप उस स्टोर में से वापस निकलते देखेंगे तो उनकी वो जो ट्रॉली है वो मुकम्मल तौर पे भरी होगी। तो वो जो कि अपने जहन में चंद अशिया लेने के लिए किसी स्टोर में गए हैं, वापस एक भरी हुई ट्रॉली के साथ वापस आ रहे हैं, तो इस भरी हुई ट्रॉली में एंकरिंग इफेक्ट जो है वो बहुत नुमाया है। हमाकत की नफ्सियात देखते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपनी हमाकतों को जब तक हम पहचानेंगे नहीं तो उन पर कंट्रोल कैसे करेंगे। पहला मरला पहचानने का है, दूसरा कंट्रोल करने का है। इसलिए देखते रहिए हमाकत की नफ्सियात। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ कारवान सराय के हवाले से बताते हैं। हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात और तजर्बात अपनी ज़बानी आप तक पहुँचाते हैं और कुछ मुसव्विरों और पेंटर्स के बारे में बात हो रही है पिछली एपिसोड में भी। इस दफ़ा भी आप इतवार शाम 7:05 पर ये सिलसिला देखेंगे। कुछ हाईलाइट्स हैं हमारे पास, आपको दिखाते हैं। अपना मुजस्समा पाया था वहाँ रखा और एक स्टून के पीछे खड़ा हो गया छुप के।
तो उसने महसूस किया कि जो भी लोग आते हैं उसकी तारीफ बहुत करते हैं, लेकिन किसी और मुजस्समा साज का नाम ले देते हैं। और उसमें राफेल का भी नाम आता है। राफेल कोट पेंटर था, बड़ा मशहूर था। तो ये पेचो ताब खाता रहा कि चीज़ मेरी है और दूसरों के नाम लगाई जा रही है। चुनांचे रात को जब लोग चले गए, हाल खाली हो गया, तो स्तून के ओट से निकला और तेशे और हथौड़ी की मदद से बीबी मरियम का जो लिबादा था बहुत खूबसूरत, उसके ऊपर एक पट्टी बनाई यूं करके, और उसके ऊपर खोद दिया माइकल एंजलो बनाराटी ऑफ फ्लोरेंस मेड दिस स्कल्पचर। यूं उसने एक अपनी ही कामलियत को मजरू कर दिया। इसको कहते हैं जुनू आसार। हमारे एक और दोस्त अस्करी मियाँ ईरानी मेरे क्लास फेलो थे, मुसलमान स्कूल में मेरे साथ पढ़ते थे। तब उनमें कोई जुनू के आसार भी नहीं थे, मुसव्वरी के भी नहीं थे, और हमें भी को अदब के या टीवी के वगैरह के आसार नहीं थे। बस नौजवान लड़के थे, 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, और कुछ देर में नहीं था कि कल क्या होगा, बेखबरी थी। बाद में अस्करी मियाँ ईरानी, उसने MCA से तालीम हासिल की, वहाँ लेक्चरर भी रहा, और वो उसकी जो खसूसियत थी वो और किसी पाकिस्तानी मुसव्विर में नहीं थी। डोगर हैं, डोगर कम ही इस तरफ आते हैं। एक रफ़ीक डोगर थे हमारे दोस्त, और एक नज़ीर है, तो कदरे अक्खड़ है। आप जानिए कि पाकिस्तान में ये नहीं है कि कुछ ख़ास शोबों में माफियाज हैं, बल्कि यहाँ अदब में भी माफियाज हैं और मुसव्वरी में भी है। तो वो मुसव्वरी का जो माफिया है वो नज़ीर अहमद को करीब इसलिए नहीं आने देता कि नज़ीर साहब को परवाह ही नहीं है। वो कहते कि ना तो ना सही, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। चुनांचे उनकी वो शोहरत नहीं है जो वो डिज़र्व करते हैं, लेकिन इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि आइंदा ज़माने में जो परख होनी है वो तस्वीरों से होनी है। मसलन जैसा कि मैं कहता हूँ कि मुसव्विर किसी भी लैंडस्केप को, तारीख को भी वो महफूज कर लेते हैं। नज़ीर ने जब रावी हुआ करता था तब उसकी बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई। हाइलाइट्स आपने देखी हैं, और अभी आपको ये प्रॉपर शो देखने को मिलेगा इतवार की रात 7:05 पर कालना सराय। आपको पता है इसमें बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। हमने कुछ झलकियां आपको दिखा दी हैं, और पूरी एपिसोड आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं। जी बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट फ्लैग्स का, और आज आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं एक बांग्लादेशी वीलॉगर निगार दिलबहार की। कैसे वीलॉग्स के ऊपर वो काम है उनका, और कैसे उनका टूर चल रहा है, इस पे हम बात करते हैं आज के फ्लैग्स में। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ एक यंग बांग्लादेशी गर्ल से, जो कि पहली बांग्लादेशी गर्ल हैं जो पाकिस्तान एक्सप्लोर कर रही हैं। ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और भी ममालिक को एक्सप्लोर कर रही हैं। शी इज़ अ ट्रैवलर वीलॉगर। सबसे पहले तो निगार दिलबहार, बहुत खूबसूरत नाम है आपका। आपको पाकिस्तान में खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। कैसा पाकिस्तान का तजुर्बा है अभी तक रहने के लिए? कैसे लगे यहाँ के लोग? कल्चर कैसा लगा यहाँ का? मुझे तो बहुत अच्छा लगे है। मैं पिछले 2 साल कंटिन्यू में पाकिस्तान में रही हूँ, और मैं डिफरेंट जगह विज़िट किया, डिफरेंट लोगों से मिला, डिफरेंट टाइप का कल्चर देखे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सारा। लेकिन पहले का अगर बातें बताऊँ, मुझे पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं पता था इतना ख़ास। आपको पता ही है जो हमारी थिंकिंग होते हैं कि हमें पता नहीं है तो डर लगा रहता है। जब मैं पाकिस्तान आई थी पहले 2 साल पहले, मुझे इतना ख़ास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, या मुझे घूमने फिरने का भी इतना कोई प्लानिंग नहीं था। तो मैं 1-2 जगह जब एक्सप्लोर किया तो मुझे अच्छा लगने लगी कि मुझे पहले मैं लाहौर एक्सप्लोर किया, इसके बाद इस्लामाबाद आई, इस्लामाबाद के बाद मैं जब नॉर्दर्न साइड गई तो उधर जाने के बाद मुझे अच्छा लगने लगी। मुझे पहले पता ही नहीं था पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है, और पाकिस्तान के लोग बांग्लादेशी लोगों को इतना प्यार करते हैं, तो फिर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अभी एक्सप्लोर करके हर जगह। Fantastic. I'm so glad that you like to be here.
मेडिकल की स्टूडेंट थी, मेडिकल स्विच किया, फिर मीडिया, फिर वीलॉगिंग, तो कैसे ये स्विच सफर असल में मैं बांग्लादेश में मेडिकल असिस्टेंट थी बांग्लादेश में। इसके बाद मैं दुबई में भी जॉब करती थी। इसके बाद मैं जब पाकिस्तान आई हूँ कोविड के बाद, या उस टाइम कोविड चल रहा था 2021 में, लेकिन थोड़ा सा कम हो गया था, तो मैं इधर एक बांग्लादेश पाकिस्तान एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी के साथ भी काम करना शुरू किया था। तब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। असल में मुझे पता नहीं था, ये जो मैंने पहले ही बताया था कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत मुल्क है। जब मैंने इसका खूबसूरती देखा तो फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। इसके बाद मैंने एक न्यूज़ चैनल के साथ भी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने मुझे देख इंटरेस्टेड हुआ कि एक बांग्लादेशी जवन में बांग्ला चैनल ओपन किया जाए, जो पाकिस्तान के पहला बांग्ला चैनल है, वाइट न्यूज़ बांग्ला। एंड मैं साथ साथ अपना व्लॉगिंग भी करती हूँ, उसमें भी करती हूँ। बांग्ला एंड उर्दू बहुत लैंग्वेज में हम व्लॉगिंग करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले कि मैं कोई बांग्लादेशी आके इधर एक्सप्लोर कर रही हूँ, और बांग्लादेश के जो लोग हैं उनको पता चले कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। चलिए, हमें ये तो पता चल गया कि आपको पहली अपॉर्चुनिटी जो है वो एज अ मिरेकल आपके लैब में आ गई, लेकिन ये जो छुपा हुआ टैलेंट था, ये कैसे पता चला कि मीडिया में आ सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, कैमरा फेस कर सकती हूँ? पहले मुझे बहुत डर लगती थी। पहले मैंने खुद से स्टार्ट किया था व्लॉगिंग करना। इसके बाद मैं कुछ यूट्यूबर के साथ भी वीडियोस बनाई, तो वीडियो अच्छा चले, लोग अच्छा रिस्पांस दिया ना, तो फिर मैंने कहा मैं कर सकती हूँ। इसके बाद मैं जब न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग कराया, उन्होंने मुझे खुद सिखाया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो तब से मैं करती हूँ ये सारा कुछ। ट्रैवल वीलॉगिंग स्टार्ट की, तो कैसे ये शौक पैदा हुआ, और पाकिस्तान में अभी तक कौन कौन सी जगह जो है वो ट्रैवल कर चुकी है? बात ये कि पहले मैं घूमती थी, इतना खास नहीं, कभी वीडियोस नहीं बनाती थी। तो ये हुआ ना कि मुझे पाकिस्तान अच्छा लगे, तो मैं कहूँगी ट्रैवलिंग की शुरुआत जो है ना मेरे पाकिस्तान से ही हुआ है। इसके बाद जाके मैं अदर्स कंट्री एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो मुझे ये नशा की तरह है, लाइक ऐसे कि एक दफ़ा ये ट्रैवलिंग का नशा लग जाए ना तो ये ख़त्म नहीं होता। यही नशा मुझे लगे। पाकिस्तानी खाने तो खाए होंगे? जी जी, खाना तो खाए हैं, खाना भी बहुत अच्छा है। पसंद क्या क्या है? पसंद मुझे लाहौर के तवा चिकन है, और कराची से फिश भी आते हैं मेरे लिए और ख़ास करके बांग्लादेशी बंगाली लोग जो होते हैं वो मेरे लिए भेजते हैं कराची से, तो वो भी मुझे बहुत पसंद है। डेफिनेटली बंगाली तो फिश पसंद करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सकाफत में और रहन सहन में क्या ख़ास नुमाया फ़र्क नज़र आता है? इतना खास फ़र्क नहीं है, खाने पीने का थोड़ा सा जैसे कि, नहीं तो ड्रेसिंग से लेके हर चीज़ सेम है, खाने पीने का थोड़ा अलग है। जी जी। अच्छा निगार, मुझे ये बताओ कि वीलॉगिंग के हवाले से पाकिस्तान में अभी कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है, और कौन कौन सी जगह हैं जो अभी मज़ीद एक्सप्लोर करनी है? जी, मैं सबसे पहले तो लाहौर एक्सप्लोर किया। मैं लाहौर रहते हुए ये सारा कुछ स्टार्ट किया था। इसके बाद इस्लामाबाद आई हूँ, इस्लामाबाद भी किया है, और मैं मरी साइड भी विज़िट किया, नाथिया गली, आयूबिया एंड नारायण कागन के नारायण कागन, शोगरान, सिरी पे, एबटाबाद भी मैं गई थी, कश्मीर गई, पेशावर गई, और भी मेरे आगे बहुत सारे प्लानिंग है कि मैं हुंजा स्कर्दू साइड विज़िट करूँगी, नारायण कागन के और भी कुछ जगह है, बाबूसर टॉप, और फिर सवाद भी गई थी मैंने लास्ट टाइम। सवाद भी दोबारा विज़िट करूँगी सर्दियों के मौसम में विज़िट करती हूँ, गर्मियों के मौसम में भी विज़िट करूँगी, और नेक्स्ट विंटर में प्लानिंग है कि मैं कराची और मुल्तान विज़िट करूँ। तो अपना यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट किया है, अपनी वीलॉगिंग स्टार्ट की है, तो ट्रैवलिंग और वीलॉगिंग कैसा रिस्पांस आ रहा है? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आ रहे हैं। असल में जो मैं न्यूज़ चैनल के साथ काम करती हूँ उसमें पहले से ही व्लॉगिंग होते हैं, उसमें बांग्ला में होते हैं, मैं उर्दू में और बांग्ला में दोनों में करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले ना, और हमारे प्रोजेक्ट वगैरह भी चलते हैं, कॉन्फ्रेंस भी हम करते हैं। हमारी कॉन्फ्रेंस बेसिकली ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप कॉन्फ्रेंस, एंड हम बात करते हैं कैसे हम एक दोनों मुल्क के दरमियान जो प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व कर सकते हैं। और मेरे एक अलग से काम मैंने स्टार्ट किया, जो लोग 1971 के बाद या इसके पहले ऐसे होते हैं ना कि एक दूसरे से जुदा हो गए, फैमिली से कांटेक्ट नहीं रहा, खो गए हैं, ऐसे अलग हो गए, तो मैं अगर कोई मुझे उनका फ़ोटोस या एड्रेस सेंड करते तो मैं उनको ढूंढ के देती। वाह, ये तो बड़ा अच्छा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों के जो ताल्लुकात टूट चुके थे, तो ये बहुत खूबसूरत काम है जो तुम कर रही हो। अच्छा, अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात को बहाल करने में, जैसे कि आपने बताया कि ऑलरेडी एक फुट स्टेप्स ले रहे हो, क्या ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात किस तरह से और मज़ीद बेहतर हो सके? असल में हम ये चाहते हैं, कुछ लोगों का ये थिंकिंग है कि हम एक करना चाहते हैं दोनों मुल्क को। दोनों मुल्क आज़ाद है, हम कभी एक नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम जो लोग हैं, मुल्क तो अलग हो लेकिन लोग हम दिल से एक है। तो
तो हम चाहते हैं कि दोनों मुल्क के जो लोग हैं ये एक दूसरे से हम मिले, एक दूसरे को जाने, जो नफ़रत है वो निकल जाए। जैसे कि बिज़नेस के लिहाज से आसानी से बांग्लादेश बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे चले गए हैं। पाकिस्तानी ड्रेस बांग्लादेश में बहुत पसंद किया जाता है, तो यही एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इतना प्रॉब्लम है, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, कार्गो में इतना चार्जेस लगते हैं, तो बिज़नेस के लिहाज से अच्छा हो सकते हैं, या स्टूडेंट एक्सचेंज हो सकते हैं। बांग्लादेश के स्टूडेंट पाकिस्तान आके पढ़ना चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम पाकिस्तान आए, पढ़ाई करें, पाकिस्तानी स्टूडेंट बांग्लादेश जाए, तो ये सारे लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से स्टूडेंट वीज़ा एंड टूरिस्ट भी आ सकते हैं, इससे दोनों मुल्क का फ़ायदा होगा। तो हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ ठीक हो जाए। अच्छा निगार, पाकिस्तान में बांग्लादेशीज़ होंगे, उनकी कम्युनिटी होगी, तो फ्रेंड्स वगैरह हैं, आपके रिश्तेदार हैं यहाँ पर, और जो कम्युनिटी यहाँ पर ऑलरेडी बांग्लादेश की है यहाँ पर, तो उस हवाले से क्या आपकी मसरूफियात हैं? जी बहुत सारे बांग्लादेशी हैं, कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, किसी का शादी हो गया आते हैं, तो उनको कोई भी किस्म का वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, हेल्प चाहिए, तो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, मेरे नंबर दिया है पेज पे, एंड वो लोग मुझे जो भी वीज़ा की इन्फॉर्मेशन तो मैं ऐसे दे देती हूँ, इन्विटेशन लेटर कहाँ से मिलेगा, स्टूडेंट वीज़ा कहाँ से मिलेगा। तो बांग्लादेशी के लिए ये हेल्प मेरे लिए, मैं हर टाइम करती रहती हूँ, 2 साल 3 साल से मैं कर रही हूँ कि कैसे वीज़ा मिल सकता है। यू आर वेयरिंग बांग्लादेशी ड्रेस? जी मैं साड़ी पहनी हूँ। अभी तो असल में सारी हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है, लेकिन आजकल ऐसे हो गए कि हम पाकिस्तानी जैसे ड्रेस पहनते हैं ऐसे ही हम पहनते हैं ओकेशनली, जैसे हमारी बंगाली न्यू ईयर हो या हमारी स्प्रिंग फेस्टिवल्स हो, साथ ही हमारे ईद होते हैं या शादी होते हैं, तो फिर हम साड़ी वेयर करते हैं। फैंटास्टिक निगार, बहुत अच्छा लगा आपका जर्नी सुनकर पाकिस्तान में, कि आप इतनी कंफर्टेबल हैं, खुश हैं, और आपने एक नया करियर जो है वो स्टार्ट किया है, एंड यू आर वेरी हैप्पी एंड पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। अब बढ़ते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की तरफ। कुछ सवाल पूछूंगी आपसे जिनका जवाब आपने मुझे बहुत जल्दी दिया। जी। पाकिस्तान का कौन सा शहर आपको ज़्यादा पसंद है, लाहौर या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद। ओह आई लाहौर भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। अच्छा, रात को अगर लेट नाइट भूख लग जाए तो क्या खाना पसंद करती हैं, सजी या बिरयानी? बिरयानी। जी। आपका फेवरेट पाकिस्तानी म्यूजिक? म्यूजिक तो बहुत सारे हैं, रिसेंटली वही कहानी सुनो। अच्छा। जी। और आप हमें कौन सा पाकिस्तानी गाना गुनगुना के सुना सकते हैं? मुझे पाकिस्तानी गाना बिल्कुल नहीं आता। तो बांग्ला सुना दो फिर, हम इतनी प्यारी आवाज़। ओके, मैं बांग्लादेश के, मुझे असल में जो लिरिक्स याद नहीं रहते हैं, तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो कोई एक आध लाइन अगर हमारी। ओके, मैं सबसे पहले तो बांग्लादेशियों को सॉरी कहती हूँ अगर मैं लिरिक्स में गलती की है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये गाना गाने की। आमी बांग्लार गान गाई, आमी बांग्लाय गान गाई, आमी आमार आमीके चिरदिन एई बांग्लाय खुঁজে পাই, आमी बांग्लाय गान गाई। ब्यूटीफुल। बहुत प्यारी आवाज़, एंड यू सिंग रियली वेल। अगर तुम थोड़ी मेहनत करो तो यू कैन ऑल्सो बी अ सिंगर। चलो ये नेक्स्ट जर्नी के लिए ये रख दो अपने लिए। अच्छा, 2 जगह बताऊंगी, इनमें से कौन सी जगह आपको ज़्यादा पसंद है, आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान? आज़ाद कश्मीर। ओके, दैट्स माय सिटी टू। एक चीज़ जो बांग्लादेश में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ये बहुत मुश्किल सवाल है। बांग्लादेशी माइंड कर जाएंगे अगर कुछ बुरा बोला तो। असल में मुझे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट सर्विस बहुत पसंद है, जो कि मुझे बांग्लादेश में लगता है कि थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए एंड फीमेल्स के लिहाज से। और एक चीज़ जो पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। इस लिहाज से मैं ये कहूँगी कि बांग्लादेश के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनती है, तो पाकिस्तान के लोगों को और मेहनत करना चाहिए। मैं इसलिए कह रही हूँ, पाकिस्तान में इतना कुछ है, मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि हम बांग्लादेश में हमारी इतना कुछ सोर्स नहीं होता है, लेकिन हम बहुत मेहनत करके आगे चले गए। पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने पास इतना रिसोर्सेज है, इसको यूटिलाइज करके आगे जा सकते हैं। निगार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बातों बातों में भूख भी लग रही होगी, तो हम आपको आज, मैं आपको जहाँ लेकर आई हूँ वहाँ पर मैं आपको ट्राई करवाने वाली हूँ कि मैं खुद फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, और ये बड़ा कोई नया कॉन्सेप्ट है मीट बेकिंग का। तो आपको, ये हम पाकिस्तानी डिश कहें, इसको अरबिक कहें, बट चलो हम इसको ओन कर लेते हैं फर्स्ट टाइम। तो आपको ट्राई करवाऊँगी मैं, आपने इसको बताना है कि डिश आपको कैसी लगी है, और अगर ये डिश बांग्लादेश में हो
तो इसमें क्या जो है वो आइडियाज और नए डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। इरफान, हमें आप बताइए कि ये जो आपने इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन दिखाई है हमें और इतना खूबसूरत आपने ये प्लेटर तैयार किया है और कोई 10 किस्म की तो उसमें सॉसेज हैं और जिस तरह से आपने वो सॉल्ट उछाला है तो ये आंख में नहीं गिर जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या आपने तड़का लगाया पाकिस्तानी और क्या ये बेक मीट है। इट्स फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हमने इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि डायरेक्ट हीट का बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, तो हमने कुछ चेंज करने के लिए हमने बेक मीट का सिलेक्शन किया, विच इज़ टेक 15 to 18 आवर फॉर द ऑल प्रोसेस और स्लो कुक लो टेम्परेचर के ऊपर। और हम इसको कोई एक्स्ट्रा यानी केमिकल टेंडराइजेशन कुछ भी नहीं लगाते हैं। इट्स माई स्पेशल स्पाइस, इट्स माई होममेड स्पाइस। Just I rub with the pomic oil, just rub, massage the meat and then we put in the freezer and keep it for the long time. And उसके बाद फिर हम इसको slow cook के ऊपर take all night for the process. मतलब बहुत टेंडर है एंड हेल्दी भी लग रहा है। आई मीन सॉस के बगैर ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ, आई हैव आल्सो ट्राइड विदाउट सॉस। एक तो सबसे पहले कि ये टेंडर बहुत है, सॉफ्ट है और फ्लेवर बहुत ओरिजिनल है इसका। आई कुड नॉट फील कि इसमें कोई एडिशनल कोई चीज़ लगाने की कोशिश की है। तो आप ट्राई करेंगी बांग्लादेश में जाकर कुछ ऐसा? अगर रेसिपी बताए तो ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, हमारी बांग्लादेशी फ्रेंड को तो ये हमारा पाकिस्तानी टच के साथ ये जो मेडिटेरेनियन डिश है ये तो बहुत पसंद आई है और उन्होंने वादा भी किया है कि ये बांग्लादेश जाकर इस रेसिपी को ट्राई भी करेंगी। अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही। आपसे होगी अगले हफ्ते फिर मुलाकात। अपना रखिए ख्याल, हमें दीजिए इजाज़त क्योंकि हमने ये भी फिनिश करना है। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट तड़के तड़के, जिसमें सिकंदर बट गए हैं जी रावी के मकाम पर और लाहौर के कोई वाटर लेवल के हवाले से भी बात हो रही है। क्या बात हो रही है रावी के हवाले से, आपको सेगमेंट में दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो तड़के तड़के के साथ मैं हूं सिकंदर बट। वाटर इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। पानी ज़िंदगी की पहली अलामत और ज़रूरत माना जाता है। इंसानी तहजीब के तारीख पर देखें तो इंकशाफ होगा कि कदीम इंसानी कबीले और टोलियाँ पानियों के किनारे आबाद हुई और आज की जदीद दुनिया में तब्दील हो गई। लाहौर शहर का शुमार भी दुनिया के उन शहरों में होता है जो पानियों के किनारे आबाद हुए। लेकिन आज इस शहर में पानी की क्या सूरत हाल है, इसका जायज़ा लेने के लिए तड़के तड़के में आया हूँ दरियाए रावी पर। आइए ज़रा जायज़ा लेते हैं। लाहौर अपने पीने के पानी की ज़रूरत ग्राउंड वाटर से पूरी करता है, जिसके लिए शहर में 585 ट्यूबवेल नस्ब किए गए हैं। वासा के ज़ेरे तमाम लगाए जाने वाले इन ट्यूबवेल्स को 7000 मीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए 6 लाख घरों के साथ कनेक्ट किया गया है। बाकी के पानी की ज़रूरत प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ अपने रिहायशियों को अपने तौर पर प्रोवाइड करते हैं, प्राइवेट बोरिंग के ज़रिए या किसी और सोर्स के तहत। लाहौर का ज़ेरे ज़मीन वाटर बेड 40 मीटर बिलो जा चुका है और सन 2025 तक प्रेडिक्शन है कि ये लेवल 70 मीटर तक जा सकता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ये 2040 में
100 मीटर तक गहराई पर चला जाएगा। यानी टेक्निकली ये बात मुमकिन ही नहीं रहेगी कि ज़मीन के नीचे से पानी एक्सट्रैक्ट किया जा सके। खतरे की घंटी है। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इसका तहफ़्ज़ करें, और ये जो गंदा पानी बह रहा है ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, इस पानी को साफ़ करके फिर दरिया में फेंकें, क्योंकि ये तो लाहौर की सकाफत है। अब लोग आना छोड़ गए इधर, क्योंकि कुछ महंगाई है, कुछ पानी गंदा है, लोग आते ही जाते नहीं है। ये पानी शहर के लाहौर के रहने वाले लोगों की पीने के पानी की जरूरत हमने खुद पिया है, वजू किया। हाँ जी, अभी भी तकरीबन ना 35-40 किलोमीटर ऊपर चले जाए ना तो पानी साफ है रावी का। अच्छा, अभी भी सैफरन पर चले जाए, थोड़ा चोरी हो जाए फिर भी साफ है, वजू करें पानी पिए। पानी कम होने की वजह क्या हुई रावी में? ये जब अयूब खां के दौर में मुआहदा ताशकंद हुआ था इंडिया से, और उन्होंने ब्यास सतलुज जो कसूर के तरफ पानी बहता है वो और रावी का पानी टोटल बंद कर दिया। इसके ऊपर उन्होंने डैम बना ली है। उसकी वजह से तो बहुत ज़बरदस्त पानी कम हो गया ना, उसका खास करके हमें बहुत असर पड़ा है रावी पे। ये इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, जिसके तहत 1960 में रावी के पानी की मलकियत इंडिया के हवाले कर दी गई। लेकिन आपको बताऊं, उस वक्त भी उसके बाद भी रावी में पानी आता था 2 सोर्सेज के साथ। एक मराला रावी लिंक कैनाल के ज़रिए और दूसरा को 5-6 वाटर कसें जिसे आप कह सकते हैं, नाले कह सकते हैं, वो रावी में गिरा करते थे और रावी के पानी का लेवल फिर भी चलता रहता था, रावी फ्लो में रहता था। अच्छा अंकल जी, आप अभी पानी की पोल्यूशन की बात कर रहे थे कि इसमें इंडस्ट्रियल वाटर डंप किया जाता है। पहले गंदा नाला चलता था, ये बूढ़ा दरिया जो हम बोलते थे ना, वो पानी बहता था, वो आगे चला जाता था। वैसे तो टोटल 1 to all जितना भी लाहौर का सीवरेज का पानी है ना वो रावी में आता है। इसके अलावा कोई गुंजाइश ही नहीं, किधर डालें लाहौर वाले। मियां साहब के दौर में उन्होंने ये पानी बंद कर दिया, और ऊपर से ना शुमाली लाहौर का पानी ना ये बह रहा है जो आप देख रहे हैं। ये सीवरेज वाटर है? सीवरेज है, हाँ जी। तकरीबन 70 फुट 75 फुट का सीवरेज का पानी है, आगे पर थोड़ा का रावी का पानी है। तो सीवरेज वाले पानी में कोई मछली पल जाती है? नहीं जी, सीवरेज में वो गंदा वो मच्छर नहीं बहता, तो मछली तो दरकिनार रही। गंदा पानी तो जाबी फैक्ट्रियों का पानी होता है उसमें। ये देख लें जी, जो पानी इंसानों को ज़िंदगी फराहम करता है, आज वो इस नहज पर पहुंच चुका है कि उस पानी में जानवर भी जिंदा नहीं रह सकते। तारीखी एतबार से देखें तो लाहौर के शहरियों के पीने के पानी का वाहिद सोर्स ये दरियाए रावी ही हुआ करता था। 1876 में गणपत राय टैंक के नाम से एक पहली वाटर पिट बनाई गई, जिसमें रावी का पानी ही डाइवर्ट करके डाला गया और लाहौर के शहरियों की पानी की ज़रूरत को पूरा करने का एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया, जिसे आज के ज़माने में पानी वाला तालाब कहा जाता है। लाहौर का बहुत मशहूर इलाका है, गुमटी बाजार से अंदर जाएँ तो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मछली जब होती थी जब पानी ये गंदा नहीं था, ओके, साफ पानी होता था, फिर मछली। साफ पानी कब तक कर रहा है? मियाँ सर नवाज शरीफ साहब ने पानी वे वो सारिया जमीना वेचियां ने इन्होंने। नहीं, मियाँ नवाज शरीफ का की ताल्लुक होया इस गंदे पानी के नाल? वो जमीना जिन्नियां आबाद हुई सारिया उन्होंने वेची हैं। जब ये गवर्नमेंट ठेका ललाम करती है ना, ये पत्थर राज काट के नाम के ललाम करती है। लो जी, इस जगह का नाम आप लोगों ने इस जगह की सैर तो बेबहा बार की होगी, लेकिन आज आप इसका नाम बता दूं जो गवर्नमेंट के तौर पर ऑफिशियल नाम है, पतन राज घाट। वाह, ये तो हम घाटे में ही रह गए हैं, हमें तो पता ही नहीं लगा। गवर्नमेंट ने पिछली गवर्नमेंट ने एक बनाया था, रूडा के नाम से एक अथॉरिटी बनाई थी कि जो इसको इसके अंदर चनाब से या जेलम से कोई लिंक के नाल ला के इसमें नहर फेंक के इसको दोबारा जिंदा करने के लिए। मेरे सोने जिन्होंने चीज एक ए तो मैनू दे देना है, वेच देना, फिर तो इन्हों से कोई हकदार नहीं नो। इन्होंने वेच दिते ने दरिया। जिया साहब दे वक्त च जी पेमेंट वसूल हो चुकी है।
किन्होंने की ये पेमेंट वसूल? मियां नवाज शरीफ ने तो याद है। कदीम लाहौर था, उसमें उस ज़माने में लाहौर शहर के पीने का पानी हाँ जी, का सोर्स सिर्फ रावी हुआ करता बिल्कुल था। बिल्कुल अब ये सोर्स ख़त्म होता जा रहा है। होता जा रहा आने वाले दिनों में अंडर वाटर पानी भी हमारा कम होता जा रहा है और सन 2040 तक साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि शायद मुश्किल ही हो कि लाहौरियों को पानी मिले। देखो मेरे भाई, ये इंडिया से वो जरा पानी है ना जो इन्होंने बेचे है उन्होंने पेमेंट वापस करन ते हजी पानी अपना उन्होंने को छुड़वान हजी भी किस तरह भी होगा, जिन्ना पानी इंडिया नहीं छड़ेगा उन्होंने पानी दरिया च रौनक नहीं आएगी। इंडिया क्यों छोड़ेगा? वो तो वहाँ पर डैमिंग कर रहा है, बल्कि ओवर डैमिंग कर रहा है। वाह तो कर रहे हैं ना, तो हजी उन्होंने कहो कि तू हजी ए पानी जी सप्लाई लैन है सड़क है, तू भी लंघना पे मैं भी लंघना पे, ठीक है। ए सप्लाई लैन जी है साड़ी ना रोके, इधर पानी आई। ये अंकल जी फड्डा करवाने पे है और बाकी आजकल के दानिश्वरों का ये मानना है कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है, दुनिया की तीसरी आलमी जंग, उसकी वजह पानी हो सकती है। तो इसकी तरफ अंकल जी ने इशारा कर दिया है। अंकल जी बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। बेटा जी तो नाजरीन, ये था आज का तड़के जिसमें हमने लाहौर के वाटर रिसोर्सेज का थोड़ा जायज़ा लिया जो कि बहुत ख़तरनाक हद तक कम होते जा रहे हैं। मैं इस वक्त रावी के किनारे मौजूद हूँ कि जो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। बजाय इसके कि हम अपनी रिसोर्सेज को कम होने के मौजूबुल इल्ज़ाम दूसरी ताकतों या बैरूनी ममालिक को दें, ज़रूरत इस बात की है कि हमारे मुल्क में काम करने वाली हुकूमतें और मुख्तलिफ ताकतें और इदारे इस पर नज़रसानी करें और शहर की बढ़ती हुई आबादी के तनासुब से रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुकम्मल हो चुके हैं। कामयाब अरकान की तकरीब हल्फबरदारी 22 मई को होगी और मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। मगर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत पर धांधली के इल्जाम लगा रही है और जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के गैर मुंतखब शख्स को मेयर कराची बनाने की जो तरमीम है उसको चैलेंज करने का इरादा भी रखती है। हाफिज नईमुर रहमान साहब तो कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमती जबर तशद्दुद इलेक्शन पर कब्जे के बावजूद अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी की फसायत का इंतकाम जमहूरियत से लेंगे। खरीदो फरोख्त जो भी करेगा वो अपने मुंह पर कालक मिलेगा। मेयर तो जमात इस्लामी का ही बनेगा, हाफिज साहब ऐसा कहते हैं और पीपल्स पार्टी भी दावा करी है कि मेयर कराची के इंतखाब के लिए उनके नंबर्स पूरे हैं। सईद गनी साहब जो सीनियर रहनुमा है उनके मुताबिक हाफिज नईमुर रहमान के हाथ में अमीर जमात इस्लामी बनने की लकीर तो है मगर मेयर कराची बनने की लकीर नहीं है। हम इस वक्त हाथ तो नहीं दे सकते हाफिज नईमुर रहमान साहब का, चूँकि इतना HD है नहीं हमारा कैमरा, लेकिन हम उनसे बात ज़रूर कर सकते हैं बिकॉज हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। बल्दियाती इंतखाबात में 246 में से 240 नशस्तों के गैर रत्मी और गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी ने 99, जमात इस्लामी ने 87 और तहरीक इंसाफ ने 43 सीट्स अपने नाम की हैं। हम जरा बगैर किसी तवक्कुफ के हाफिज साहब की राय थे इस वक्त हमें ज्वाइन करें। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया और सुबह खैर। आपके हाथ में मेयर की लकीर नहीं है, क्या लकीर से मेयर बनते हैं या इसके लिए नंबर्स चाहिए होते हैं एज पर सईद गनी? हाफिज साहब नहीं, उनको तो एक तो सुबह खैर, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि भाई वो जो कुछ भी कहते रहे, मैं उनसे बस ये अर्ज करना चाहता हूं कि जब आपके नंबर पूरे नहीं हैं तो आपका मेयर कैसे बनेगा? इसका मतलब है कि आप लोगों को खरीदेंगे, इंसानों की मंडी लगाएंगे और आप अपनी तारीख को दोहराएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ दो प्रॉब्लम है। एक तो वो कभी जेन्युइन मैंडेट तस्लीम नहीं करते। सन 70 में उन्होंने मैंडेट तस्लीम नहीं किया, मुल्क टूट गया। उन्होंने वो गवारा कर लिया लेकिन ये गवारा नहीं किया कि वो किसी अक्सरियती पार्टी का मैंडेट तस्लीम करें। ये बहुत अफसोसनाक इनका ट्रैक रिकॉर्ड है। बहरहाल अब ये चूंकि पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल पार्टी है, हुकूमत में है, तो जाहिर सी बात है कि पॉलिटिकल नॉर्म्स होती हैं, बातचीत भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन आप इस बल्दियाती इंतखाब का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, इस वाले का 2.5 साल बाद करवाए इन्होंने। जब करवाए तो हल्का बंदियां अपनी मर्जी की हैं। आपको पता है ना कि इस वक्त जमात इस्लामी के सबसे ज्यादा वोट हैं कराची में, सेकंड नंबर पर PTI के वोट हैं कराची में, उसके बाद तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी के वोट हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि जिसके तीसरे नंबर पर वोट हैं वो पहले नंबर की पार्टी कैसे बन सकती है। इसलिए कि इन्होंने हल्काबंदियां ऐसी की कि जहां पर 15 से 17 हजार वोट पर पीपल्स पार्टी वाले जीते हैं, उस जहां पर जितने वोट थे, और जहां हम जीते हैं वहां 45,000, 50,000, 55,000 वोट थे उस सीट के ऊपर। तो आप इसी से अंदाजा लगा लें कि 1/3 थे। हमने इसलिए कबूल किया था कि इलेक्शन ही नहीं करा रहे थे। चले आपने कर लिया, लेकिन उसके बाद
सीटें छीनना शुरू कर दी, रिकाउंटिंग में गिराना शुरू कर दिया, अपने आरओज और इलेक्शन कमीशन से मिलकर नतीजे बदलना शुरू कर दिए। एविडेंस मौजूद हैं, ये एविडेंस ही तो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 सीटों को इस नोटिफिकेशन से रोका हुआ है। अगर एविडेंस नहीं होता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या काम था? वो तो 1 मिनट में हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर देते। और इस तरह की मल्टीपल सीट्स हैं, मजीद जा रहे हैं। तो जब जाली मैंडेट होगा तो हम कैसे तस्लीम करेंगे? उसके बावजूद पूरे नहीं है तो मंडी लगाएंगे, जिस तरह बलूचिस्तान में लगाई थी उन्होंने सेनेटर बनाने के लिए। तो ये मंडी लगा ले, मुंह पे कालक मल ले। हाफिज साहब, आप लोग तरमीम के हवाले से भी कोई इरादा रखते हैं? जो इस्लामी आपकी जो जमात है वो गैर मुंतखब शख्स को जो उसके हवाले से तरमीम है, क्या आप लोगों का प्लान है? इस हवाले से भी बताइएगा। अच्छा देखिए, इसमें मसला ये है कि हमने सबसे पहले ये बात कही थी जब ये एक्ट की बात चल रही थी और हमने धरना दिया था 29 डेज का। हमारा पहला पॉइंट ही ये था कि मेयर इलेक्टेड होना चाहिए पूरे शहर की बुनियाद पर, डायरेक्ट वोटों से। भाग गए इन्हें मालूम है कि डायरेक्ट वोटों से मुंतखब नहीं हो सकते। सेकंड, हमने इनसे कहा था कि तमाम काउंसिलर जितने हों वो इलेक्टोरल कॉलेज बने, वो मुंतखब करे मेयर को। उससे भी इन्होंने इनकार किया। ये जो बात है कि मुंतखब मेयर या बाहर से आकर मेयर वो भी मुंतखब ही होगा, हमें इस पर उसूलन एतराज नहीं था। हमारा एतराज ये है कि जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसके बाद शेड्यूल आ जाता है, तो शेड्यूल के आने के बाद आप जो भी कार्रवाई करते हैं वो गैर कानूनी है। और चूंकि इनकी पार्टी में अभी झगड़ा पड़ा हुआ है, बड़ी सतह पर झगड़ा पड़ा हुआ है, ये एक नाम अनाउंस करते हैं, दूसरे लोग खड़े हो जाते हैं, दूसरा अनाउंस करते हैं, पहले लोग खड़े हो जाते हैं। तो भाई पार्टी के झगड़े को हम पर क्यों मुसल्लत करते हो? तो गैर कानूनी काम क्यों करते हो? यानी एडमिनिस्ट्रेटर बनाओगे तो भी नाजायज बनाओगे, मेयर बनाओगे तो भी नाजायज बनाओगे, सीटें भी छीन कर करोगे और तरीका भी गलत इख्तियार करोगे। तो ये नाजायज तरीके से क्यों काम करते हो? जायज तरीके से लोगों का मैंडेट तस्लीम करो। इसलिए हम इस पर लेकिन मैंडेट के लिहाज से भी हाफिज साहब, एज पर नंबर्स तो आपसे तो नंबर्स उनके ज्यादा है ना। आप इलेक्शन के प्रोसेस पे तनकीद कर सकते हैं, आपका इतराज नताइज के ऊपर हो सकता है, हल्का बंदियों पे हो सकता है, लेकिन अब जो नंबर्स हमारे सामने हैं उसमें तो पीपल्स पार्टी के नंबर्स आपसे ज्यादा है, तो उसूली तौर पे तो फिर उनको हुकूमत बनानी चाहिए ना। अगर उनके नंबर जेन्युइन तरीके से ज्यादा होते ना, एक भी ज्यादा होता तो हम उसको तस्लीम करते, चाहे हमारा कोई भी इख्तलाफ है। ठीक है ना, ये हौसला हम में है। लेकिन अगर इन्होंने तकरीबन 15 सीटें हमारी छीनी है, जबरदस्ती नतीजा बदला है, और 10-12 सीटें पीटीआई की छीनी है और जबरदस्ती नतीजा बदला है, अगर आप सिर्फ उसी को ठीक कर लें तो आप नंबर देख लें। और ये गलत बात नहीं, वक्त आपके पास भी कम है, क्या लाया? एक और इंपॉर्टेंट बात, जी जी जी, एक आखिरी बात यह है कि इस वक्त जो शेड्यूल अनाउंस हुआ है, इसमें पीटीआई के जो लोग हैं वो तो घरों पे नहीं है, उन पे तो छापे पड़ रहे हैं, उनको तो थानों में पकड़ा हुआ है। ये प्रोसेस तो कर ही इसलिए जल्दी में रहे हैं कि उनको तो चूंकि उनके हालात खराब हैं, तो आप जल्दी जल्दी से प्रोसेस मुकम्मल करके अपनी मर्जी का मेयर बना दें। ये नहीं चलेगा, हम इसको भी चैलेंज करेंगे और हम कहेंगे कि तमाम लोगों को प्रोड्यूस किया जाए। हालात जब तक ये सेटल डाउन नहीं होते, कूल डाउन नहीं होते, तो जहां 2.5 साल लगा दिया वहां अब जल्दी क्यों पड़ी हुई है? ताकि कब्जा कर लें। तो कब्जा सियासत और कब्जा मेयर तो नहीं बनने देंगे, ये बहुत वाज़ेह है। और अगर ठीक तरीके से आएंगे, अच्छा पीपल्स पार्टी के नंबर जितने भी ज्यादा हों और उनके अगर उन्होंने जिनको वो इत्तेहादी समझते हैं, अगरचे के अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जिनको वो इत्तेहादी समझते हैं उनके भी नंबर पूरे कर लें, तो जमात इस्लामी और पीटीआई के नंबर मिला के फिर भी इनसे ज्यादा हैं। जब इनसे ज्यादा हैं तो मंडी लगाएंगे या कब्जा करेंगे या पुलिस को इस्तेमाल करेंगे। हर सूरत में रियासती दहशतगर्दी है, रियासती दहशतगर्दी के जरिए तो मेयर नहीं बनने देंगे। ठीक है हाफिज साहब, मुख्तसर ये बता दें, आपकी और तहरीक इंसाफ की तो सेटलमेंट हो चुकी है, इसका मतलब है कि आप लोग मिलकर अपना मेयर लाएंगे? मेरा ख्याल है कि चॉइस भी नहीं है दोनों के पास, और इस वक्त जो है हमारी उनसे बातचीत भी है, लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम उनकी ये है कि उनका तो कोई आदमी सरफेस पे आ नहीं सकता। एमपीए उनके शरीक नहीं हो पा रहे सिंध असेंबली में, तो आप बताएं कि उनके चेयरमैन उनको ऊपर छापे पड़ रहे हैं, उनको पकड़ा हुआ है, कई लोग गिरफ्तार हैं, कई लोग मफरूर हैं। मफरूर क्या है? बेचारे अपने घरों पे नहीं है। और बताएं ना आप कि अगर कराची में कोई जलाओ घिराव हुआ था, जिसने किया था उसको पकड़ो ना, हजारों लोगों को क्यों पकड़ रहे हो? सिवाय इसके कि अपना एजेंडा पूरा करना है। बदतरीन फिस्तायत है जमहूरियत के नाम पर यहाँ सिंध में। ठीक है, ठीक है हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हाफिज नईम उर रहमान साहब, अमीर इस्लामी कराची, हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने इस वक्त जो सूरत हाल है मेयरशिप के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है, कल पीपल्स पार्टी ने अपना नाम भी दिया था, इस पर क्या मजीद डेवलपमेंट होती है आपको आगाह करेंगे। फिल वक्त एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। बिल्कुल, और आपको बताएं मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड के खिलाफ सेमीफाइनल यकतरफा बना दिया। 1-2 नहीं 4 गोल करके जो चैंपियंस लीग फुटबॉल का फाइनल है उसके लिए क्वालिफाई किया। मैनचेस्टर सिटी और रियल मैड्रिड के दरमियान सेकंड लेग का मुकाबला
सिटी ऑफ मैनचेस्टर स्टेडियम इत्तेहाद में हुआ, जिसमें 53,000 से ज्यादा तमाशाइयों की गुंजाइश मौजूद है जिन्होंने ये मैच लाइव देखा। मैनचेस्टर सिटी ने रियल मैड्रिड को आउट क्लास कर दिया, 2 गोल पहले हाफ और दूसरे में फिर दागे गए। मैनचेस्टर सिटी ने सेमीफाइनल के दोनों लेग्स के अंदर 5-1 की मजमूई बरतरी हासिल की। फाइनल इस हवाले से जो है वो 10 जून को मैनचेस्टर सिटी और इंटर मिलान के दरमियान इस्तांबुल में खेला जाएगा। सो दिस इज अ डेवलपमेंट ऑन दिस टूर्नामेंट। इन द एंड हम आपको बता देते हैं, बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जो ख्वाहिश रखते हैं पाकिस्तानी नौजवान, उनके लिए बरतानिया से बड़ी खुशखबरी आई है। सरकारी मरासले के मुताबिक जो इमिग्रेशन में पहली मरतबा 226 कैटेगरीज को शामिल किया गया और तमाम कैटेगरीज के लिए बरतानिया में जो कम से कम उजरत है उसमें भी भरपूर इजाफा कर दिया गया है। और इमिग्रेशन कैटेगरी में नए लोग भी शामिल किए गए हैं, जिसमें मौसीकार हैं, सिंगर्स हैं, ये सारी चीज ये कैटेगरी का हिस्सा। इसमें सहाफी, जज, फाइटर पायलट, ये सब लोग इस कैटेगरी में पुलिस ऑफिसर्स हैं, जजेस हैं, वुकला हैं, और आर्टिस्ट के लिए बड़ी कैटेगरीज आई है भाई। आपने कहा मौसीकार, डांसर्स और डॉक्टर्स दोनों हैं, एक्टर्स भी शामिल हैं इसमें और साइंटिस्ट भी शामिल है। सरकारी मरासला है जिसके मुताबिक ये नई डेवलपमेंट सामने आई है और अब वो सब लोग जो कि ट्राई करेंगे कि हमें इंग्लैंड का वीजा मिल जाए वो इन कैटेगरीज में किस्मत आजमा सकते हैं। जो वीजा फी है वो भी कम रखी गई है। प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ। इट्स अ वीकेंड, इंशाल्लाह आपको मंडे को मिलेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिए और हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा। अल्लाह ने के बानो मेहरबान।